हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बारे में, Q1 रिजल्ट्स के बारे में। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अहम है, ये आपको समझना चाहिए। सभी ट्रेडर्स के लिए जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। और इसके साथ साथ ये रिज़ल्ट इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस बैंक के रिज़ल्ट्स की वजह से जो बाकी बैंकों के जो रिज़ल्ट्स के अनुमान हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, यानी कि बाकी बैंकों के रिज़ल्ट्स वो भी जो है काफ़ी हद तक एचडीएफसी बैंक जो है बताने की कोशिश करता है। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो मैंने आपको बताया ही, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है बैंक निफ्टी के अंदर हैवी वेट है, नंबर 1 का रैंक इसके पास है। इसके अलावा अगर निफ्टी के अंदर ही बात करें तो जो टॉप 5 शेयर्स हैं उनके अंदर एचडीएफसी बैंक शुमार है। तो कुल मिला के इंडेक्स को मूव करने के अंदर एचडीएफसी बैंक एक अहम रोल प्ले कर सकता है। और जिस तरीके से अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस के ऊपर एचडीएफसी बैंक ने कल क्लोजिंग दी, और तो ये तो बाजार को पक्का था कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। अब रिजल्ट के अंदर क्या अच्छा है क्या ख़राब है वो तो मैं आपको बात करूंगा ही साथ साथ, और क्या विशेष रूप से जो प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिली है वो उनके क्या कारण है, कंपनी के रिजल्ट किस तरीके के हैं वो मैं लास्ट में आपको कंक्लूड करूंगा। रिजल्ट्स के जो भी एनालिसिस है वो मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करता हूँ बैंक्स के, क्योंकि देखिएगा बैंक्स का पिछले साल के सेम क्वार्टर से ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही मैं रिजल्ट के एनालिसिस करूँगा इसके अलावा आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो बैंकिंग बिजनेस है वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिएगा बैंक्स का जो मेजर वर्क होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल डालते हैं, लेकिन शेयर कैपिटल एक तरीके की सीड कैपिटल होती है जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो जिसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के माध्यम से जो है जज करते हैं, तो करीबन 15 से 20% जो है वो शेयर होल्डर्स की कैपिटल होनी चाहिए। हालांकि इसमें कुछ सबऑर्डिनेटेड डेब्ट्स भी या कंपनी जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी कर सकती है, वो भी जो है Tier 2 कैपिटल या Tier 1 कैपिटल में कैटेगराइज होती है। तो कुल मिला के शेयर होल्डर्स जनरली 15% के आसपास जो है किसी भी अच्छे बैंक के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो कैपिटल 15% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा बैंक्स जो है उधार लेते हैं, उधार के अंदर जनरली बैंकों का फोकस डिपॉजिट्स पे होता है, क्योंकि जो डिपॉजिट्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होते हैं। क्योंकि आरबीआई से जो लाइसेंस मिलने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो सेविंग बैंक को के ऊपर 3% से इनको पैसा उधार मिल जाता है, एफडी के ऊपर 4-5.5%, 4% से लेकर 5.5% में आज की डेट में इनको पैसा उधार मिल जाता है। और जब इस पैसे को जब ये यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसी पैसे से वो लोगों को उधार देते हैं, और उधार देने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो 8% से जनरल ऊपर ही होती है। तो करीबन इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इस तरीके के बैंक में 4% के आसपास होता है, जो कि इस क्वार्टर में भी 4.1% है। तो कुल मिला के इस तरीके से बैंक जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उससे जज करते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम में क्या ग्रोथ रही है, तो वो बिजनेस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो थी इंटरेस्ट से रिलेटेड बात। इसके अलावा बैंकों को चैलेंजेस क्या होते हैं कि बैंक जो लोन देते हैं उनके अंदर से कुछ पैसा डूब जाता है, और कोविड वाली सिचुएशन में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर पिछले क्वार्टर्स के अंदर देखने के लिए मिला। तो इस क्वार्टर में काफ़ी जो है नज़र थी कि एसेट्स क्वालिटी किस तरीके की होगी, तो उस पर जो है विशेष चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो इन सब के साथ साथ बैंक्स कहाँ से पैसा कमाते हैं, तो इस तरीके की जो बैंक्स हैं वो बहुत सारा अच्छा पैसा फीस बेस पैसा कमाते हैं, यानी कि फीस बेस जो क्रेडिट कार्ड इशू के उनकी फ़ीस, इसके अलावा जो डिमांड ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं उनकी फ़ीस, इसके अलावा जो विदेशों से पैसा इंडिया में आता है, जैसे जनरली हमारा भी यूट्यूब का पैसा आता है, तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा जो है कमीशन लेते हैं। और हमारा जो कमीशन है पिछले 6 महीनों के अंदर जो वो कमीशन चार्ज करते थे वो करीबन 3 गुना हो गया। तो वो जो कमीशन है उसमें काफ़ी अच्छी इनकम उन्होंने जो है बढ़ाई है, वो जो चार्जेस हैं। इसके अलावा जो बैंकों के चार्जेस हैं, मिनिमम बैलेंस है वो जो आप नहीं मेंटेन करते उसके चार्ज, इसके अलावा जब कोई लोन लेते हैं तो लोन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, उस तरीके के जो खर्चे हैं वो सब अदर इनकम्स के अंदर बैंक जो है अर्न करता है। इसके अलावा जो बैंकों के अंदर किसी भी तरीके की जो इंटरेस्ट के अलावा जो बाकी इनकम्स आती है वो भी सब अदर इनकम्स में ही बैंक कैटेगराइज करता है। तो इस तरीके से बैंक अदर इनकम से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। खर्चे कौन से होते हैं, तो जिन लोगों से पैसा उधार लिया है, डिपॉजिट लिया है, या जिनसे बोरिंग्स लिए उनको ब्याज के रूप में पैसे देते हैं। इसके अलावा बैंक चलाने के लिए जो है सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है उसमें खर्च होता है। इसके अलावा जो बैंक के बाकी खर्चे हैं, जो बैंकों के रेंट हैं,
जो मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन है, एटीएम के जो खर्चे हैं, बिजली के जो बिल है, एसी की जो डेप्रिसिएशन है, बाकी जो इक्विपमेंट्स के जो डेप्रिसिएशन हैं, जो इनकी डिलीवरी वैन्स हैं, मेंटेनेंस है, कैश मैनेजमेंट के जो खर्चे, तो बहुत बेइंतहा खर्चे जो वहाँ पे ऑपरेटिंग नेचर्स के होते हैं। तो उसके बाद जो इनको पैसा बचता है उसके ऊपर इनको एक प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं आरबीआई की रेगुलेशन के हिसाब से कि कितना पैसा जो ये जो है प्रोविजंस के रूप में बनाए, जो डूबने की संभावना है, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजंस और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो ये प्रोविजंस जो है बेडा लोन्स के होते हैं जनरली, लेकिन इसके अलावा जो कंपनी के सही सलामत लोन्स होते हैं उनके ऊपर भी एक बहुत छोटी सी परसेंट 0.4% ये प्रोविजंस बनाते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको टैक्स के रूप में, ये सरकार के रूप में देते हैं, और बाकी जो पैसा होता है वो शोल्डर्स के काम आता है, यानी कि यही पैसा दोबारा से जो शोल्डर का पैसा होता है री इन्वेस्टमेंट हो जाती है। हालांकि उसमें से कुछ पैसा बैंक डिविडेंड के रूप में अपने शोल्डर्स को देते हैं। तो ये सारी चर्चा मैंने आपके साथ की बैंकों का बेसिक जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, ये समझने के लिए कि आप बैंकों के इस रिजल्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझ पाए। मैंने ये सारी बातें बेसिक्स आपको यहाँ पर शेयर की। अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। तो देखिएगा रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और रिजल्ट्स के अंदर क्या खास बात है मैंने आपको बोला कि है तो मैं बताऊंगा ही। तो देखिएगा रिजल्ट्स के ऊपर सबसे पहली बात इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो ब्याज से पैसा बैंक ने कमाया। तो देखिएगा बैंकों ने जो भी ब्याजों से पैसा कमाना होता है वो सबसे अहम होता है, मेन कोर बैंकिंग ऑपरेशंस का मेन कंपोनेंट होता है, जिसके ऊपर बैंक की वैल्यूएशंस, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। अब ये देखिएगा ये था 30,482 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर में, 30,400, और जो इस बार बढ़कर टोटल इंटरेस्ट हो गया 31,353। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो ग्रोथ है ये ओनली 3% है, यानी कि जो इंटरेस्ट के अंदर जो ग्रोथ आई है वो केवल 3% आई है, यानी कि 3% एक क्वार्टर में, यानी कि साल भर में 12% मान लीजिए तो अच्छा लगेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड बिल्स ये जो है म्यूटेड था, जो 3,2,393 करोड़ से 2,411 करोड़ से, तो ये काफ़ी अच्छी बढ़ी है। और जो इनकम और इन्वेस्टमेंट है वो म्यूटेड है, उसमें कुछ बड़ा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, तो जो इंटरेस्ट कमाया है, जो 300 करोड़ का जो इंटरेस्ट कमाया है वो आरबीआई के बैलेंस पे कमाया है। तो आप इस 300 करोड़ को ध्यान रख लीजिएगा कि जो इंटरेस्ट की मेजर कमाई हुई है वो आरबीआई के पास पैसा जमा करके हुई है। इसका मतलब है कि बैंक अभी भी जो है लोन बांटने के लिए पैसा तो है, लेकिन वो पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है आरबीआई के पास? क्योंकि बैंकों को भी अभी डर लग रहा है कि जो क्वालिटी वाले जो कस्टमर्स हैं उनको लोन देने में टेंशन है। तो सॉरी ये जो है आपके पास जो है 3628 करोड़ के थे, जो 6909 के हैं। तो कुल मिला के सॉरी ये आपके जो करोड़ के अंदर जो वैल्यू है वो 300 करोड़ है, ठीक है जी। तो 300 करोड़ की जो वैल्यू है इसको आपने जो है ध्यान रखना है कि 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आरबीआई के बैलेंस की वजह से बढ़ा है। तो इसका मतलब जो ऑपरेशंस के अंदर इंटरेस्ट की इनकम्स हैं वो ज़्यादा नहीं आई है, जो पैसा एक्स्ट्रा था इन्होंने बैंकों के पास जमा कर दिया। अदर इनकम्स की जो फिगर्स है, जो अदर इनकम है वो 6288 करोड़ है, जो कि 7,400 करोड़ रुपए यहाँ पर इस क्वार्टर में आई। बहुत ही बेहतरीन इसलिए कि अदर इनकम्स काफ़ी अच्छे से इन्होंने अर्न किया, और करीबन 1100 करोड़ की एक्स्ट्रा अर्निंग इनको इससे मिली है। तो ये जो 1100 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग इनके पास आई है ये काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ क्यों है? क्योंकि अदर इनकम सारी है भाई। काबिल तारीफ़ देखिएगा, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं HDFC बैंक का कस्टमर हूँ, तो मुझे पता है कि जो सारे चार्जेस हैं वो इन्होंने बढ़ा दी और पिछले 1.5 साल से बढ़ाने लग रहे हैं। तो सारे चार्जेस हैं, आप किसी भी तरीके के जो बैंक चार्जेस लगाएंगे, हालांकि देखिएगा फैसिलिटीज़ तो काफ़ी अच्छी देते हैं ये लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको जो है बैंक जाने की ज़्यादातर हमें ज़रूरत होती नहीं है। अब जो हमारे बैंक को पहले अगर आज से 2-3 साल पहले देखें तो हफ्ते में मतलब एक राउंड जो है हमारा या हमारे स्टाफ का जो है लगना ज़रूरी था। तो अब वहाँ पर हमारी एक्टिविटी जनरली अब नेट बैंकिंग से या ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं बैंक की। तो हालांकि उसके एवज़ में बैंकों ने चार्जेस काफ़ी अच्छे जो है इंक्रीज़ किए हैं, और जनरली आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे पास जो रेवेन्यूज़ हैं वो आते हैं, तो वो भी जो है फॉरेन करेंसी में आते हैं, तो उनके ऊपर भी जो चार्जेस हैं मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 3 गुना हो गए हैं हमारे, यानी कि जो चार्जेस पहले लगते थे उसके मुकाबले में 3 गुना चार्जेस हो गए। तो ये जो इनकम्स हैं ये अब ये नहीं पता चल रहा कि खाली चार्ज बढ़ाने से हुए हैं या ये वास्तव में ऑपरेशनल बेसिस पे, पर किसी भी तरीके से बैंक ने 1100 करोड़ रुपये कमाए, काफ़ी बेहतरीन जो है ये इनकम मानी जाएगी।
इसके बाद देखिएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो जितना इंटरेस्ट इन्होंने एक्स्ट्रा कमाया था उतना इन्होंने पे भी कर दिया है, तो लेकिन हालांकि आरबीआई वाला इन्होंने बचा लिया है। तो कुल मिला के यहाँ पर कोई ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं है इंटरेस्ट के फ्रंट पे। तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पर कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी नहीं है, लेकिन अदर इनकम्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से इनकम है। एक्सपेंसेस देखिए इनका बढ़ा क्योंकि इन्होंने ब्रांच ऑपरेशन से बढ़ाई थी, तो वहाँ पर एक्सपेंसेस इनके बढ़ते हुए नजर आए। एम्प्लॉय की कॉस्ट 2765 करोड़ से बढ़कर 2967 है, और मैं इसे अच्छा मानता हूँ क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ इन्होंने हायर किए होंगे, बिजनेस को जो है इन्होंने अभी ऑपरेट आगे एफिशिएंटली करना, और बैंक के अंदर जो एडिशनल प्रॉफिट आते हैं तो उसके लिए भी जो है अगले क्वार्टर में इनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और बैंकों ने ब्रांचेज के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे बढ़ाए हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, तो जो कोविड की वजह से कुछ बेनिफिट्स हो रहे थे, वर्क फ्रॉम होम की वजह से बेनिफिट हो रहे थे, तो वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और ये खर्चे आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है टोटलिटी के अंदर देखिएगा 8160 से 9277 हो गए, और इसी तरीके से एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है 2765 से बढ़कर 2067 है। तो कुल मिलाकर एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी पैसा खर्च हो रहा है, ऑपरेटिंग में ऑपरेशंस पे पैसा खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर बिजनेस के अंदर खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ देखिएगा अदर इनकम्स के जो फिगर्स है वो भी बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ऑपरेशनल फ्रंट पर क्या पाएंगे? ऑपरेशनल फ्रंट पर ये पाएंगे कि अभी भी जो लेंडिंग एक्टिविटीज़ यानी कि जो पैसा उधार देने की जो स्थिति है, बैंक अभी भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं है। लेकिन इसका एक कारण मुख्य भी है क्योंकि इनके जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर रोक थी पीछे, तो वो करीबन 2 महीने तो देखिएगा उसका असर रहा ही इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से नए क्रेडिट कार्ड जो है इशू नहीं हुए, तो वो क्रेडिट ग्रोथ करने का बहुत अच्छा सोर्स है। क्योंकि ये जिनको क्रेडिट कार्ड देते हैं या तो उन क्रेडिट कार्ड्स के जो अच्छे प्रोफाइल्स होते हैं उनको पहले धीरे धीरे छोटा छोटा लोन देते हैं, उसके बाद जब वो रीपेमेंट करने की कैपेसिटी बढ़ती है, उनके सिविल स्कोर बढ़ते हैं, तो फिर ये जो है ज़्यादा लोन उसको प्रोवाइड करते हैं। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रीज़नेबल रखते हैं उस टाइम पर जब सिविल स्कोर अच्छा होता है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि इस बैंक के साथ मैं पर्सनली डील करता हूँ, तो इस वजह से मुझे ये जो सारी चीज़ें जो अंदर की ये ज़्यादा अच्छे से पता है कि किस तरीके से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते हैं। आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदल देते हैं, और अगर आप इनसे लोन ले लो और एक लोन लोगे तो सस्ते रेट पे देंगे, दूसरा लोन लोगे तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और लोन की मात्रा ज़्यादा कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। तो बेशक से एसेट्स क्वालिटी जो है ये इनकी ख़राब जो है कोविड की वजह से थोड़ी हुई है, लेकिन इस क्वार्टर में काफ़ी इंप्रूव हुई है, मैं आपको यही बोलूँगा आपको। तो देखिएगा मैंने आपको 1400 करोड़ रुपए का तो हिसाब दे दिया कि 1400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में जंप किस वजह से आएगा। तो प्रॉफिट के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधा सीधा। तो खर्चों में देखेंगे तो 21634 करोड़ से जो है बढ़कर 22967 हो गए। तो कुल मिलाकर ये जो खर्चे हैं ये भी 1000 करोड़ के आसपास बढ़े। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 15,137 से बढ़कर 15,807 करोड़ हो गए। कुल मिलाकर 5% का प्रॉफिट जंप है, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ मैं इसको मानूंगा। और जो कंपनी में सबसे अच्छी बात है वो क्या हुई है, 4830 करोड़ से जो असेट्स क्वालिटी है जिस पे हम सब की नज़र थी, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय इस पूरे कोविड पीरियड के अंदर हमें देखने के लिए मिला, वहाँ पर जबरदस्त इंप्रूवमेंट इनको देखने के लिए मिली है। और कुल मिलाकर करीबन 900 करोड़ रुपए का फ़ायदा यहाँ पर इनको हुआ है प्रोविजंस में। तो देखिएगा 900 करोड़ रुपए, ये 1100 करोड़ रुपए आपको मैंने बताया अदर इनकम्स, और 300 करोड़ आरबीआई का बैलेंस, कुल मिलाकर 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनके पास आया है। कहाँ से वो बता रहा हूँ मैं आपको मोटा मोटी, और इसमें से कुछ खर्चे की एडजस्टमेंट है, तो कुल मिलाकर आप इसको 2000 करोड़ लगा लीजिएगा क्योंकि थोड़े से खर्चे बढ़े हैं। तो 2000 करोड़ का ये जो प्रॉफिट है ये इनको एक्स्ट्रा आना था इस बार। 900 करोड़ रुपए मैंने आपको बता दिए असेट्स क्वालिटी है, तो जो लोग असेट्स क्वालिटी पे चिंतित थे तो उनको यहाँ पे बहुत अच्छा कंफर्ट जो है एचडीएफसी बैंक में नज़र आएगा कि ठीक है असेट्स क्वालिटी ठीक हो गई। लेकिन मैं अभी भी इसको जो है इस एंगल से नहीं देखता हूँ कि असेट्स क्वालिटी का क्या इम्पैक्ट है। अगर आपको लगता है कि अब कोविड दोबारा नहीं आएगा तो आप ये मानिए कि असेट्स क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन इनकी आगे भी रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोविड का असर अभी रहेगा इकोनॉमी में तो असेट्स क्वालिटी पे डेंट पड़ सकता है। दूसरी बात है, इनको जो 1100 करोड़ रुपए की अदर इनकम्स आई हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। तो अभी भी बैंक की कोर इनकम से इनका पैसा नहीं आ रहा है, जो एडवांसिंग वाली जो स्ट्रेटेजी है उससे पैसा नहीं आ रहा है। तो ये जो है सबसे खास बात ये है। तो ये जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब ये जो चार्जेस हैं बैंक का आगे भी बढ़ा पाएगा
तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं बढ़ा पाएगा तो फिर ये आगे चल के प्रेशर में आ सकता है। और 300 करोड़ जो आरबीआई के पास से बैलेंस आए कंफर्टेबली है, तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इसको हालांकि बैंक का दम नहीं मानता, क्योंकि ये हर बैंक के पास सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको डिपॉजिट्स है तो आप कहीं पर भी इस पैसे को पार्क करने की बजाय आरबीआई के पास सेफली पार्क कर दें। तो ये कुल मिलाकर काफ़ी जो है कंफर्ट जो रहता है कि बैंकों को कि ठीक है कोई ग्राहक नहीं मिल रहा तो चलो आरबीआई के पास पैसा रख दो। हालांकि एक इन्वेस्टर की नज़र से हमें ये अच्छा नहीं लगता कि बैंक जो पैसा आरबीआई के पास जमा करे। हम ये चाहते हैं कि एज ए इन्वेस्टर कि ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट हो। बीच में एक मैं डिस्क्लोज़र भी दे देता हूँ। देखिएगा, मेरी एचडीएफसी बैंक में कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में ट्रेडर रहता हूँ। तो मेरी शॉर्ट्स और लॉन्ग्स दोनों पोजीशंस आज की डेट में, यानी कि आप हैजिंग पोजीशंस आप मान सकते हैं कि उनके कम्बिनेशंस जो हैं मेरे पुट के भी, कॉल्स के भी, इसके अलावा फ्यूचर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं हो सकते हैं। और दोनों में पुट बाई भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, कॉल बाय भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, फ्यूचर शॉर्ट्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं। एक महीने के लॉन्ग, दूसरे महीने की शॉर्ट्स, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको ये भी लग सकता है कि मेरे जो डिसीजन है वो बायस हो, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी खुद की बैंक निफ्टी पोजीशन, और बैंक निफ्टी के अंदर जो एचडीएफसी एक मूविंग जो है पार्ट होता है सबसे सब्सटेंशियल। तो आप इस बात को मैं डिस्क्लोजर के रूप में आपको बता दूं सेफली कि जो मैं भी एनालिसिस कर रहा हूं तो उसके जो है आपको लगे नहीं कि भाई जो है सर का बायस है नहीं है, वो आपने खुद जज करना है। प्रॉफिट और लॉस ऑर्डिनरी एक्टिविटी से अब देखिएगा, प्रॉफिट में जब 10,306 करोड़ से 11,822, देखिएगा ये जो ग्रोथ आई है आप ये देखेंगे तो मीडिया में इसकी, देखिएगा मीडिया ना इसकी बात करता है। मैं हालांकि इसके एंगल से भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे पिछला क्वार्टर इतना अच्छा नहीं था, और जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने कहा था देखिए पिछला क्वार्टर के अंदर जो ग्रोथ थी वो कुछ भी नहीं थी, खास भी नहीं थी। तो मैंने बोला भी था ये, लेकिन क्या शेयर ने पिछले क्वार्टर से इस रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में बहुत ज़बरदस्त जो है रनअप किया है। तो ये अब डिस्काउंटेड है या नहीं है तो देखिएगा बाजार कल जब खुलेगा जब पता चलेगा। लेकिन देखिएगा 10,306 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 11,822 करोड़ हो गए। आप ये देखिएगा करीबन 15% के आसपास का, 14 से 15% का प्रॉफिट जंप आपको देखने के लिए मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी वो भी इतना ही है, उसमें 1% आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए। तो ईयर ऑन ईयर में हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो रिजल्ट्स आपको बहुत ही बेहतरीन नजर आएंगे। लेकिन इस बेहतरीन रिजल्ट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या रिजल्ट्स ऑपरेशनल बेसिस पे अच्छे आए हैं या कंपनी की बाकी एक्टिविटीज़ की वजह से आए हैं। तो देखिएगा एडवांसेस देने में बैंक अभी भी पीछे है। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी होती तो आप ये देखिएगा रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते। लेकिन कुल मिलाकर सबसे खास बात क्या है जो मैं आपको कंक्लूड कर दूं, सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात ये असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जिसकी हम अभी तक चिंता कर रहे थे कि भाई असेट्स क्वालिटी के ऊपर बाजार पूरा फोकस कर रहा था। तो असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, और ये बाजार को शायद आभास हो गया था कि असेट्स क्वालिटी इसकी इंप्रूव होगी, क्योंकि जो बाजार को क्या है कि जो अंदर की जो जानकारी जो बोर्ड मीटिंग्स में होता है या कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होता है तो वो एम्प्लॉयज़ के माध्यम से बड़े इन्वेस्टर्स को पता चल ही जाता है। तो कुल मिलाकर असेट्स क्वालिटी पे बाजार को थोड़ा सा आभास था कि हाँ असेट्स क्वालिटी ठीक रहेगी। दूसरी बात ये कि कुल मिलाकर अदर इनकम्स बड़ी जबरदस्त तरीके से इन्होंने अर्न किए, यानी कि कस्टमर्स का विश्वास अभी भी जो है एचडीएफसी बैंक के ऊपर है काफ़ी, तो जिससे वो एक अच्छी तरीके की जो फीस कमा पा रहे। कुल मिलाकर वेल कैपिटलाइज बैंक 20% की कैपिटल एडिक्वेसी रखा है। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी इतनी हायर लेवल पर खुद अपने आप इंडिकेट कर रही है कि बैंक के पास यानी कि सॉल्वेंसी का कोई रिस्क नहीं है, यानी कि बैंक वेल एस्टेब्लिश्ड है। मतलब आपको जो भी सॉल्वेंसी से संबंधित रिस्क नहीं है ये मान के चलिए, क्योंकि बैंकों में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना ये भी बताता है कि बैंक अपने पैसे को सही तरीके से पार्क नहीं कर पा रहा है, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सके। अब देखिएगा ईपीएस में जो ग्रोथ है, तो ईपीएस में जो ग्रोथ है वो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि 14-15% के आसपास की जो ग्रोथ है आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन दोनों बेसिस पे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी देखेंगे तो 40 पैसे एक्स्ट्रा ईपीएस है। तो कुल मिलाकर हम अगर ट्रेलिंग बेसिस पे देखें तो करीबन 60 रुपये के आसपास की ईपीएस बन रही है। तो और 6 महीने की 30 है तो साल भर की आप 60 से 65 रुपये मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी शेयर्स जो है करीबन 26-27 की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसको अगर लॉन्ग टर्म भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये शेयर्स अभी फेयरली वैल्यूड के आसपास है।
हो सकता है कि 5-7% का जो है स्प्रेड ऊपर नीचे का हो सकता है दोनों साइड की तरफ से शेयर्स के प्राइस में। कुल मिलाकर ग्रोस एनपीए जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। असेट्स क्वालिटी देखिएगा 1.47 से 1.35 है, तो असेट्स क्वालिटी के ऊपर जो है कंफर्ट इन्वेस्टर्स को मिलेगा। हालांकि देखिएगा ये ऐसा बैंक है जो 1% से नीचे की ग्रोस एनपीए रखता था, तो अभी कोविड के बाद देखिएगा 1% से ऊपर की लगातार जो है ग्रोस एनपीए बनी हुई है। वो थोड़ी सी हो सकता है कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत लंबे समय के इन्वेस्टर्स, उनको थोड़ा सा अच्छा ना लगे कि अभी भी जो है 1% के नीचे नहीं आए या 1% के आसपास नहीं आए, 1.35 है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी एसेट्स क्वालिटी इन्होंने इंप्रूव की है। और नेट एनपीए के साथ साथ ग्रोस एनपीए के साथ साथ नेट एनपीए भी जो है इंप्रूव हुई है 0.4, और जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो भी 0.5 आ गई, यानी कि पूरे साल भर की 2% के आसपास की रिटर्न ऑन असेट्स आएंगी। तो कंफर्टेबल रिजल्ट्स हैं। और कुल मिला के मैंने बता दिया कि रिजल्ट्स के अंदर ग्रोथ प्रॉफिट सब आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट्स के अंदर अभी भी जो ऑपरेशनल बेसिस पर हम उम्मीद कर रहे थे वो अभी भी मिसिंग है। पर कुल मिलाकर बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये तो आपको पता चल ही जाएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिएगा 4.1% पर जो है बनी हुई है, तो कुल मिलाकर नेट इंटरेस्ट इनकम भी ठीक है, यानी कि ब्याज लेने और देने के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छा है। और कुल मिलाकर इसके साथ साथ बाकी शेयर्स पर क्या रिएक्शन आएगा, यानी कि जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि बाजार एक आइडिया लगाने की कोशिश ये तो कर ही लेगा कि अगर HDFC बैंक का भी इंटरेस्ट ऑन एडवांस की वजह से इनकम नहीं बढ़ी है अभी, तो बाकी बैंकों को बस खाली ये ध्यान रखना है कि अगर बाकी बैंकों की इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस भी बढ़ने की उम्मीद कम ही होगी, क्योंकि ये जो बैंक है एग्रेसिव है। हालांकि ICICI बैंक एक्सेप्शनली वेल कर सकता है इसके सामने, क्योंकि ICICI बैंक को जो है क्रेडिट कार्ड का जो इनको डैमेज हुआ था उसका थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर रिजल्ट्स जो हैं मेरी उम्मीद से थोड़े से बेहतर हैं, यानी कि अबव एवरेज आप इन रिजल्ट्स को मान सकते हैं। और बैंक इंटरेस्ट जो है रेवेन्यू देखिएगा 14.7% बढ़ा है, और लिखा नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम। तो देखिएगा ये जब रिपोर्टिंग होती है तब हमें ऐसा ही बोलते हैं जनरली, ये जो रेवेन्यूज़ होते हैं उसमें बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम इतनी बढ़ी, लेकिन इन्होंने जानबूझ के अदर इनकम बढ़ाई है, क्योंकि अदर इनकम ही तो इन्होंने सबसे अच्छी कमाई है, तो इन्होंने कहा 14.7%। तो देखिएगा ये रिपोर्टिंग के अंदर तरीके होते हैं कि किस तरीके से बताए जाएँ, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 12% इनका जो है नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम में कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है। पर फिर भी देखिएगा इस परिस्थिति के अंदर भी जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, रिजल्ट्स जो है अबव एवरेज माने जाएंगे। तो मैंने ज़्यादातर चर्चा इस पूरी वीडियो में आपके साथ कर ली रिजल्ट एनालिसिस में। 22 मिनट की वीडियो है आपको, तो ये रिजल्ट एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।